नमस्कार साथियों, आज की क्लास एप्टीट्यूड में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी नए दोस्त हैं जो नए आए हैं चैनल पर और उन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर ले। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परिचित आपसे एक छात्र की लिखित परीक्षा के मूल्यांकन के दौरान सहायता करने का अनुरोध करता है। एक परिचित है जो आपसे एक छात्र की लिखित परीक्षा के मूल्यांकन के दौरान सहायता करने का अनुरोध करता है, तो आपका क्या जिम्मेदारी है? आप ईमानदारी से उस उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करेंगे। यदि वह छात्र असफल हो रहा हो तो उसे कुछ अतिरिक्त अंक देंगे जिससे कि वो पास हो जाए, या फिर आप उस व्यक्ति को बताएंगे कि आप अपने पैसे के साथ बेईमानी नहीं कर सकते, या उस छात्र को दंडित करने के लिए कुछ अंक काट देंगे। ये तो करना नहीं है अपन को। तो बचा हमारे पास तीनों ऑप्शन। तो यदि आपके परिचित देते हैं आपको कॉपी चेक करने के लिए, तो आप उससे बता सकते हैं कि आप अपने पैसे के साथ बेईमानी नहीं कर सकते। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आपके स्कूल का प्रधानाचार्य एक सख्त कार्यगुरु है, तो आप क्या करेंगे? यदि आपके स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं वो सख्त हैं तो आप क्या करेंगे? आप उससे निकट संबंध बनाएंगे जिससे कि आप उसकी निकटता प्राप्त कर सकें, या आप अपने कर्तव्यों को सौंपे गए कार्यों के अनुकूल निष्पादित करेंगे, या उसके आदेशों पर ध्यान नहीं देंगे और जो आपको अच्छा लगेगा वही करेंगे, या फिर सहकर्मियों का समर्थन प्राप्त करेंगे जिससे कि प्रधानाचार्य को नरमी से पेश आने के लिए मजबूर किया जा सके। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कि यदि आपका प्रधानाचार्य सख्त है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप जो भी कार्य दे वो आप उसको निष्पादित करते रहें, बाकी बेसबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों से एक रिक्वेस्ट है, यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाती है कुछ क्वेश्चनों में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर किस ऑप्शन में आपने मिस्टेक की है, तो उसको सुधार कर लिया जाएगा। क्योंकि ये शिक्षण अभिरुचि है, इसमें एक जैसे आंसर मिल सकते हैं, इसलिए आपसे कमेंट करने की रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक राय ज़रूर दे सकते हैं कि बिल्कुल सही किए जा रहे हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है 3 नंबर। आपको शिक्षण के साथ साथ कुछ और गैर शैक्षणिक कार्य सौंपे गए जाते हैं, तो आपका क्या काम होगा? यदि आप शिक्षण के साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ आपके कुछ गैर शैक्षणिक कार्य भी सौंपे जाते हैं, आप इन्हें करने से मना कर देंगे क्योंकि आपकी भर्ती शिक्षण के लिए की गई है। बिल्कुल ये कार्य भी कर सकते हैं। अपने शिक्षण के साथ इनमें रुचि लेंगे। इन कार्यों को अधिक महत्व देंगे क्योंकि ये विशेष रूप से आपको आवंटित किए गए हैं, या आप इन्हें नित्य रूप से करेंगे। नित्य रूप से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सही अब देखें तो फर्स्ट वाला भी है कि हम मना कर सकते हैं। आरटीई के तहत 2009 के तहत तो यही लिखा हुआ है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में किसी भी शिक्षक को नहीं लगाया जाए। लेकिन अगर ऑप्शन दिया जाए कि इन कार्यों को अधिक महत्व देंगे क्योंकि ये आप विशेष रूप से आपको आवंटित किए गए हैं, यदि आपको विशेष रूप से दिए गए हैं तो आपको उनको करना आवश्यक हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, वरना हम ए वाला ऑप्शन मानते। अब गैर शैक्षणिक कार्य जैसे कि जनगणना है, आपदा प्रबंधन है और आदि में यदि आपको विशेष रूप से आवंटित कार्य किए जाते हैं तो आप, और एक चुनाव प्रक्रिया ये भी गैर शैक्षणिक कार्य, तो ये आपके लिए विशेष रूप से दिए जाते हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसको पूरा करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से अनुकूलन की विशेषता क्या है? अनुकूलन की विशेषता क्या है? सहिष्णुता, तदनुभूति, प्रसरमी, एकनिष्ठता। अनुकूलन की सही विशेषता है कि सहिष्णुता, यानी कि सभी को सहन करने वाला ही सहिष्णुता कहलाता है।
ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा धार्मिक सहिष्णुता। ये देखो शब्द आ गया। धार्मिक सहिष्णुता सबसे स्पष्ट होती है जब एक व्यक्ति में सभी धर्मों को सम्मान देता है। ये किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता, ये नहीं। सभी धर्मों को समान मानते हैं या अपने ही धर्म को सम्मान देता है, ये भी नहीं है। बचे दो ऑप्शन हमारे पास कि सभी धर्मों को समान मानता है, वही गलत है, सहिष्णु। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, आइए देखते हैं। आपका एक सहकर्मी है जो वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, आपसे वित्तीय सहायता की इच्छा प्रकट करता है, तो आपका क्या कार्य होगा? आप उसे पूर्ण सहयोग देंगे, कोई बहाना बनाएंगे, या यदि कोई अन्य सहकर्मी मदद करने के लिए तैयार हो तो आप उसे आंशिक सहयोग देंगे, या उस व्यक्ति की निवेदन को अपने आपसी संबंधों के संदर्भ में देख करके कोई फैसला लेंगे। ऐसा करेंगे तो उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा? यानी कि उसे पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्ण सहयोग देना है आपको उसको। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, जो लोग अनुकूलित है वे होते हैं बुद्धिमान, सामाजिक रूप से बुद्धिमान, भावनात्मक रूप से बुद्धिमान, या आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान। अनुकूलित व्यक्ति ऐसा होता है जो इमोशनली इंटेलिजेंट होता है, यानी कि सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान, जो हर जगह सुटेबल हो। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, एक शिक्षक हिंदी माध्यम के स्कूल के छात्रों में अंग्रेजी से डिसलेक्सिया के कारणों को पहचानना चाहता है। उसे निम्नलिखित में से किस पर अध्ययन करना चाहिए? जो छात्र अंग्रेजी पढ़ने में कमज़ोर है, छात्र हिंदी पढ़ने में कमज़ोर है, छात्र जो वार्षिक परीक्षा में विफल है, तो इससे कोई मतलब है नहीं। छात्र जो हिंदी अच्छी प्रकार से पढ़ सकते हैं परंतु अंग्रेजी पढ़ने में कमज़ोर है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो डिसलेक्सिया है वो कौन से छात्रों पे पहचान करना चाहते हैं? अंग्रेजी माध्यम की। तो जो छात्र अंग्रेजी पढ़ने में कमज़ोर है उन्हीं पे तो ये कार्य किया जाएगा, चाहे हिंदी माध्यम के हो या अंग्रेजी माध्यम के। जिस पे ये कारणों का पता लगाना है वही आएगा इसमें। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, व्यावसायिक मार्गदर्शन छात्रों को कब प्रदान किया जाना चाहिए? जो व्यावसायिक मार्गदर्शन है वो कब प्रदान करना चाहिए? 10वीं कक्षा के बाद, 8वीं कक्षा के बाद, प्राथमिक स्तर से, जब कोई छात्र परामर्शदाता के पास आता है। देखो, व्यावसायिक जो मार्गदर्शन है वो छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही प्रदान किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, किस आधुनिक भारतीय विचारक के अनुसार सच्ची शिक्षा अज्ञानता दूर करती है, वो ज्ञान तथा धार्मिकता, आत्मनियंत्रण जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को भी बढ़ाती है? ये किसकी परिभाषा है? दयानंद की, औरबिंदो की, टैगोर की, या विवेकानंद जी की? तो जो ये परिभाषा थी कि सच्ची शिक्षा अज्ञानता दूर करती है, वो ज्ञान और तथा धार्मिकता और आत्मनियंत्रण जैसे आध्यात्मिक मूल्यों को बढ़ाती है, ये थी स्वामी विवेकानंद जी की। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी शिक्षा की मॉन्टेसरी विधि की एक विशेषता नहीं है? यानी कि जो मॉन्टेसरी विधि थी इसकी विशेषता नहीं है। कक्षा में स्वतंत्र रूप से घूमना बिल्कुल सही है। निश्चित उम्र की कक्षा यानी कि 3 से 8 तक के वर्ष के बच्चे रह सकते हैं इसमें, बिल्कुल ये भी सही है। कल्पना को उत्तेजित करने के लिए कहानियों, गीतों, नाटक, कविताओं का प्रयोग करना, ये भी सही है। तो अब पूछा है कि कौन सा नहीं है, तो 3 आर यानी कि 3 आवर्स शिक्षण के लिए उपदेशात्मक अभ्यास, ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं होगा। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, एक किशोर अपने शारीरिक विकास के बारे में चिंतित है। कोई किशोर है जो शारीरिक विकास के बारे में चिंतित है, तो आपको क्या करना चाहिए? शिक्षक को उसे चिकित्सक के पास भेज देना चाहिए, व्यायाम या पोषक तत्वों की खुराक का सुझाव देना चाहिए, विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेदों की व्याख्या समझानी चाहिए, या छात्र पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एक किशोर है जिसके शारीरिक विकास के बारे में चिंतित है, तो आपका जो कार्य है वह रहेगा
कि आप उसको उसके विकास के बारे में व्यक्तिगत मतभेदों की व्याख्या समझानी चाहिए कि ये शारीरिक विकास। तो विकास की प्रक्रिया में व्यक्तिगत मतभेदों को समझाना चाहिए। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से किसमें ग्रेडिंग सिस्टम का लाभ नहीं है, यानी कि वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम का लाभ नहीं है। अंकों के आधार पर छात्रों को के गलत वर्गीकरण कम कर देता है या सामाजिक दबाव को कम कर देता है, बिल्कुल सही बात है। प्रतियोगिता की भावना को कम कर देता है, ऐसा नहीं होता है। हर्षित और तनाव मुक्त सीखने की सुविधा प्रदान करता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो वह कौन सा है ग्रेडिंग सिस्टम का लाभ नहीं है, ये वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा कि ये प्रतियोगिता की भावना को कम कर देता है, ऐसा नहीं करता है, यानी कि ये प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाता है और उल्टा कम नहीं करता। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा विशिष्ट बालक है, यानी कि कौन सा विशिष्ट बालक। बौद्धिक प्रतिभाशाली, बिल्कुल ये भी है। शारीरिक रूप से विकलांग, ये भी है। मानसिक रूप से मंद, ये भी है। तीनों विशिष्ट है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। तीनों बालक करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। शिक्षा के अगर स्तर को उठाना है तो क्या करना चाहिए। पाठ्यक्रम का संशोधन, प्रयोगात्मक काम पर अधिक जोर, कड़े अध्यापक भर्ती नीति या छात्रों का सतत व्यापक मूल्यांकन। यदि हमें शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाना है तो हमें छात्रों के सतत और व्यापक मूल्यांकन करना चाहिए। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से क्या कक्षा के सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा कारक है जो सकारात्मक वातावरण के निर्माण में सहायक नहीं है। सीखने को छात्रों की सफलता के लिए प्रासंगिक बनाना, आचार संहिता को समझना, दंड का अनुप्रयोग, सकारात्मक व्यवहार को प्रबलित करना। तो सकारात्मक व्यवहार में सहायक कौन सा नहीं है, आचार संहिता को समझाना। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आचार संहिता से क्या मतलब है इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट, कक्षा के प्रभाव में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को यानी कि कक्षा के शिक्षण में प्रभाव में सुधार लाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। विषय के विकास के बारे में जागरूक रहना चाहिए। छात्रों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। अनुभवी सहकर्मियों की सलाह लेनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है। तो अब बात करते हैं कि इनमें से वैसे होने में तो सारे सही है, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारा ये रहेगा बी वाला कि यदि आप छात्रों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करेंगे तो कक्षा शिक्षण के प्रभाव में सुधार लाया जा सकता है। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी एक प्रभावी शिक्षक की अपूर्व विशेषता है। एक अपूर्व विशेषता कौन सी रहेगी। सख्त अनुशासक, ये तो होगा ही नहीं। सतत शिक्षार्थी, बिल्कुल हो सकता है। समयनिष्ठ भी हो सकता है। आकर्षक व्यक्तित्व वाला भी हो सकता है। तो अपूर्व विशेषता कौन सी हो जाएगी इसमें। तो प्रभावी शिक्षक की विशिष्ट विशेषता रहेगी कि वह कंटिन्यूस लर्नर रहेगा, यानी कि लगातार सीखने वाला होता है एक शिक्षक। सतत शिक्षार्थी की रहेगी। बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि यदि आपके प्राथमिक स्कूल है तो आपको उनको क्षेत्रीय भाषा में सिखाएंगे तो क्या होगा, ये सीखने को आसान कर देता है, बिल्कुल सही बात है। बच्चों की क्षेत्रीय भाषा में एक बुनियादी शब्दावली होती है, ये भी सही बात है। एक प्राकृतिक वातावरण में सीखने में बच्चों को मदद मिलती है, ये भी सही है। बच्चे अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। वैसे देखा जाए तो सारे ऑप्शन बिल्कुल राइट है, लेकिन अगर हम इसमें से माने कि सही कौन सा रहेगा, तो यदि आप छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षेत्रीय भाषा में सिखाएंगे तो उसमें उनमें एक आत्मविश्वास जरूर पैदा हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अध्यापन के पेशे की पसंद के लिए सबसे किफ़ायती कारण क्या है? ये कर्मचारी को स्थिरता प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। कार्य समय अनुसूची आरामदायक है, इसका कार्य भी आरामदायक है। ये एक महान पेशा है। युवा लोगों के साथ बातचीत से एक व्यक्ति मानसिक रूप से चुस्त रहता है। अब करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा कि वैसे ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, तो बेस्ट कौन सा रहेगा? वो रहेगा कि ये एक महान पेशा है, इसमें आपको सम्मान में मिलता है और कर्मचारी को स्थिरता भी प्रदान करते हैं, यानी कि एक महान पेशा है। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, खाली पीरियड के दौरान एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों के गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, पुस्तकालय में जाकर अखबार या पत्रिका पढ़नी चाहिए, शिक्षकों के सामान्य कक्ष में आराम करना चाहिए, खेल के मैदान में कसरत करनी चाहिए। तो खाली पीरियड है तो एक अध्यापक क्या कर सकता है? तो एक कक्षा में जाके वो छात्रों की गृह कार्य की जांच कर सकता है, पुस्तकालय में अखबार पत्रिकाएं भी पढ़ सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट काम कौन सा रहेगा? यदि आपका खाली पीरियड है तो आप बच्चों की कॉपी चेक कर सकते हैं, होमवर्क की। ये ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा छात्रों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है? यानी कि ऐसा कौन सा तत्व है जिसके द्वारा छात्रों में सामाजिक मूल्यों को विकसित किया जा सकता है? अध्यापकों के व्यवहार में इन मूल्यों के प्रदर्शन द्वारा, समाज सुधारकों के जीवन चरित्रों के विवरण द्वारा, या सामाजिक कार्यों को करने के अवसर प्रदान करके, या उपयुक्त सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करके। यदि आपको बच्चों के व्यवहार में सामाजिक मूल्य विकसित करना है तो आप उनको सामाजिक कार्य में लगाएं। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आपको ये क्लास कैसी लग रही है ज़रूर बताएं मुझे कमेंट करके, और लाइक शेयर ज़रूर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति को शिक्षण में रुचि है परंतु वह शिक्षक की नौकरी प्राप्त करने में असमर्थ है, तो उसे क्या करना चाहिए? कोई भी व्यक्ति हुआ जो शिक्षण में रुचि रखता है लेकिन उसको नौकरी नहीं मिल रही है, तो उसे क्या करना चाहिए? कोई नौकरी कर लेनी चाहिए, या घर पर ट्यूशन देना प्रारंभ कर देना चाहिए, या किसी अन्य धारा में उच्च पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लेना चाहिए, या जब तक अपनी रुचि के अनुसार नौकरी ना मिले तब तक घर बैठे रहना चाहिए। तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, यदि कोई शिक्षक अपनी रुचि के अनुसार अध्ययन करना चाहते तो किसी अन्य धारा में उच्च पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकता है जब तक नौकरी नहीं मिलती है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, पुरस्कार अथवा दंड उन छात्रों के मार्गदर्शन में प्रभावी नहीं है। कौन से? जो बाह्य रूप से प्रेरित है या आंतरिक रूप से प्रेरित है, विफलता से डरते हैं या स्वतंत्र छात्र हैं। पुरस्कार और दंड उन छात्रों के लिए प्रभावी नहीं है जो पहले से ही बाह्य रूप से प्रेरित हैं, उनकी जरूरत नहीं है पुरस्कार और दंड की। ये ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों की सीट का आवंटन किया जाना चाहिए। छात्रों में सीट का आवंटन किसके आधार पर किया जाना चाहिए? लंबाई के आधार पर, छात्रों के बीच सामाजिक संबंधों के आधार पर, मानसिक स्तर के आधार पर, या लिंग के आधार पर। यदि आपको छात्रों की सीटों का आवंटन करना है तो मानसिक मेंटल लेवल के हिसाब से आप उनका सीट का आवंटन कर सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कक्षा में छात्र के व्यवहार से संबंधित समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? कोई छात्र है जो समस्या उत्पन्न कर रहा है तो उससे निपटने का अच्छा तरीका कौन सा है? छात्र को फटकार कर? नहीं, ये नहीं करना है। छात्र के माता पिता को इस विषय में जानकारी दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। खेल की कक्षा के दौरान उसी कक्षा में रोककर निबंध लिखकर को कहना, या कक्षा की पूरी अवधि के दौरान कोने में खड़े रहकर कहना, ये भी नहीं करना। तो हमारे पास बचे दो विकल्प। सबसे बेस्ट हमारा सी वाला हो जाएगा। आप उसको खेल की कक्षा के दौरान उस कक्षा में रोककर निबंध लिखने को कह सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, शारीरिक दंड का प्रयोग नहीं
किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होते हैं, छात्र की शारीरिक चोट पहुंच सकती है, बिल्कुल ये भी छात्र जिद्दी हो जाएगा, छात्र अपने माता पिता को इसके बारे में जानकारी देगा, छात्र का आत्मसम्मान प्रभावित हो जाएगा। यदि आप उसको बार बार दंडित करते रहेंगे शारीरिक रूप से, तो छात्र का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान प्रभावित होगा। इससे डी विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सी विशेषता व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक नहीं? ईमानदारी बिल्कुल होना चाहिए, आज्ञाकारिता होना चाहिए, समय का पालन भी होना चाहिए, लेकिन लेजीनेस नहीं होना चाहिए। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, यदि एक छात्र कक्षा में ऐसा प्रश्न पूछता है जो कक्षा में विचार विमर्श के विषय से संबंधित नहीं है, तो ऐसे शिक्षक को क्या करना चाहिए? यदि एक छात्र कक्षा में ऐसा प्रश्न पूछता है जो विचारणीय नहीं है तो और विषय से संबंधित भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए? उस प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहिए, ऐसा तो करना नहीं है। यदि अन्य छात्र भी उस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो जवाब देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इसे कक्षा में विघ्न मानते हुए छात्र को फटकारना चाहिए, फटकारना नहीं है। कक्षा के बाद प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। अब बात करते हैं कि विकल्प बी और सी की, डी की। यदि सभी छात्र उस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो आपको उसका उत्तर देना चाहिए। बी विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो साथियों, आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और अपने साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। यदि आप एक विषय के हिस्से को समझ नहीं पा रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे? यदि आप एक विषय के हिस्से को समझ नहीं पा रहे तो आप क्या करेंगे? तो छात्रों को इस विषय को छोड़ने को कहेंगे, क्योंकि यह महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसा नहीं करना है अपन को। पाठ्य पुस्तक में से उस हिस्से को पढ़ेंगे जिससे छात्र स्वयं समझ ले, या किसी वरिष्ठ सहकर्मी से उस हिस्से को कक्षा को समझाने के लिए कहेंगे, या फिर आप कुछ अन्य किताबों में से उसका अध्ययन करेंगे और समझने के पश्चात कक्षा में पढ़ाएंगे। ये बिल्कुल कर सकते हैं। यदि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप अन्य संदर्भ किताबों का इस्तेमाल कर सकते हैं और उस टॉपिक को आप बच्चों के सामने क्लियर कर सकते हैं। बच्चों से ऐसा बोल सकते हैं हम कि इस प्रश्न का उत्तर मैं बाद में दूंगा। तो डी विकल्प हमारा इसमें सही हो जाएगा, डी वाला। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी है ज़रूर बताएं। बहुत ही शानदार क्लास थी वैसे तो। कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ।